अगर हमें कुछ ऐसी बातें पता चल जाए जिसके द्वारा हम अपने पर्स को मोटा कर सकते हैं, हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रईस आदमी बन सकते हैं, रिचेस्ट मैन बन सकते हैं। अगर ऐसा कुछ फार्मूला या ऐसे कुछ बातें हम अगर पता चल जाए तो क्या आप उसको छोड़ना चाहोगे? नहीं छोड़ोगे ना। मैं तो नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे ही खोजते खोजते मैंने एक बुक को खोजा है जो एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जिसके राइटर हैं जॉर्ज एस क्लासन। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसी नई नई बातें पता चली हैं जो आम जिंदगी में किसी को पता चलती नहीं है और कोई बताता नहीं है, ना स्कूल लाइफ में ना कॉलेज लाइफ में। तो मेरा कहने का मतलब है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, जो भी इस ऑडियो बुक को सुन रहा है, वो एक बार इस पर सोच कर देखें, विचार करके देखें कि ये जो नॉलेज है ये हमें मालूम होना चाहिए और हमारे बच्चों को भी मालूम होना चाहिए। अगर हमारे बच्चों को बताना है तो पहले हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से आप मेरी ऑडियो बुक सुनते हैं उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज फिर मैं एक नई बुक लेके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसकी ऑडियो बुक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये बुक सुनने के बाद वाकई आपको इसकी हर एक चैप्टर, हर एक कहानी इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी। और बहुत छोटी सी बुक है, अगर आप चाहो तो इसे खरीद भी सकते हो। खरीदना चाहते हो तो आप अमेज़ॉन पे जाके बाय कर सकते हैं। इस बुक के बारे में कई वीडियो बन चुके होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मैं बता देता हूँ कि इस बुक में क्या क्या मिल सकता है। उन लोगों के लिए इस दुनिया में बेशुमार धन दौलत है जो इसे हासिल करने के आसान नियमों को जानते हैं। अपने पर्स को मोटा करें, अपने खर्च को नियंत्रित करें, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं, अपनी पूंजी न गंवाएं, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं, भावी आमदनी सुनिश्चित करें, अपने कमाने की क्षमता बढ़ाएं। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, ये इसके कुछ कोट्स हैं। अब मैं इसका पहला चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अमीर बनने की इच्छा। बंजीर बेबीलोन में रथ बनाता था। इस समय वह अपने घर के अहाते की दीवार पर उदास बैठा था। वह अपने खस्ताहाल घर और आंगन को उदासी से देख रहा था। आंगन में एक रथ अधूरा पड़ा था। बंजीर की पत्नी बार बार घर के बाहरी दरवाजे पर आकर झांक रही थी। अपनी पत्नी के देखने के अंदाज से वह समझ गया है कि घर में खाने को कुछ नहीं है और उसे जल्दी से ही रथ पूरा कर लेना चाहिए। वह जानता था कि इस समय उसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय हथौड़ा चलाना चाहिए, कुल्हाड़ी से काट छाट करना चाहिए, पॉलिश और पेंट करना चाहिए, पहियों के रिम पर चमड़ा चढ़ाना चाहिए और रथ को ग्राहक तक पहुंचाना चाहिए ताकि उसे अमीर ग्राहक से पैसे मिल सके। बहरहाल सुगठित और मांसल देह वाला बंजीर दीवार पर अलसाए अंदाज में बैठा रहा। उसका दिमाग बहुत मंद गति से काम कर रहा था। कुछ समय से उसके मन में एक ऐसी उलझन थी जिसका उसे जवाब नहीं मिल रहा था। यूफ्रेटस नदी की इस घाटी में सूरज आमतौर पर शोले बरसाता था। आज भी यह निर्ममता से शोले बरसा रहा था। इस वजह से बंजीर की भौं पर पसीने के मोती छलछला आए थे जो बहकर उसके सीने के बालों में गुम हो गए। दूर उसे सम्राट के महल की भारी ऊंची दीवारें दिखाई दे रही थी। पास में नीले आसमान को छूती बेल मंदिर की मीनार थी। इतनी भव्यता की छाया में उसका छोटा सा घर था। उसके आसपास कई और लोगों के घर भी थे जिनकी हालत भी उसके घर से ज़्यादा खराब थी। बेबीलोन का यही माहौल था। यहाँ भव्यता और मलिनता साथ साथ रहती थी। यहाँ प्रचुर दौलत और बेहद गरीबी पास पास रहती थी। अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग शहर की सुरक्षात्मक दीवारों के भीतर बिना किसी योजना या व्यवस्था के साथ साथ रहते थे। बंजीर के पीछे अमीरों के रथ शोर कर रहे थे ताकि जूते पहने व्यापारी और नंगे पैर चल रहे भिखारी रास्ते से हट जाए। बहरहाल, जब
पानी लाने वाले गुलाम सड़क पर नजर आते थे तो उन्हें रास्ता देने के लिए अमीरों के रथ नालियों की तरफ हट जाते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ये गुलाम सम्राट का काम कर रहे थे। इन सब की पीठ पर पानी की भारी मशकें लदी थी जो हैंगिंग गार्डन में डालने के लिए ले जाई जा रही थी। मंजीर अपनी समस्या पर सोच विचार करने में इतना खोया हुआ था कि उसने व्यस्त शहर के कोलाहल को न तो सुना न ही उसकी तरफ ध्यान दिया। उसकी तंद्रा तभी टूटी जब उसे एक परिचित वाद्य यंत्र की ताने सुनाई दी। उसने पलट कर देखा कि उसका सबसे पक्का दोस्त कोबी पास में खड़ा था। कोबी संगीतकार था और इस समय उसका संवेदनशील चेहरा मुस्कुरा रहा था। कोबी ने झुककर सलाम करते हुए कहा, देवता आप पर मेहरबान हो मेरे अच्छे मित्र, लेकिन ऐसा लगता है कि देवता आप पर पहले से इतने मेहरबान हो चुके हैं कि अब आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपकी खुशकिस्मती देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। इतना ही नहीं, मैं तो यह भी चाहता हूँ कि आपकी खुशकिस्मती से मेरी भी किस्मत बदल जाए। आपका पर्स ज़रूर भारी होगा, क्योंकि अगर यह सिक्कों की वजह से भारी नहीं होता तो आप रथ बनाने का काम कर रहे होते। मेहरबानी करके आप अपने पर्स में से 2 सिक्के निकाल कर मुझे उधार दे दें। मैं आज रात को सामंत की दावत के बाद उधार चुका दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, इससे पहले आपका उधार वापस लौट आएगा। वंजीर ने से जवाब दिया, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं उन्हें किसी को भी उधार नहीं देता, तुम्हें भी नहीं, मेरे सबसे पक्के दोस्त। इसका कारण यह है कि वो 2 सिक्के मेरी ज़िंदगी भर की दौलत होते, मेरी पूरी दौलत। कोई भी अपनी पूरी दौलत किसी को उधार नहीं देता, भले ही वो उसका सबसे अच्छा दोस्त ही क्यों न हो। क्या? कोबी ने हैरान होकर कहा, तुम्हारे पर्स में एक भी सिक्का नहीं? इसके बावजूद तुम दीवार पर बुत बने बैठे हो। उस रथ को पूरा क्यों नहीं करते? तुम्हारी तेज भूख को शांत करने के लिए भोजन कहाँ से आएगा? तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम तो दिन रात मेहनत करते थे। क्या कोई चीज़ तुम्हें दुखी कर रही है? क्या देवताओं ने तुम्हें क्या देवता ने तुम पर कोई मुसीबत लाद दी है? ये मुसीबत जरूर देवताओं ने ही लादी होगी, बंजर ने हामी भरते हुए कहा। सारा झमेला एक सपने से शुरू हुआ था। यह बेसिर पैर का सपना था। इसमें मैंने देखा कि मैं अमीर बन गया था। मेरे बेल्ट से खनखनाते सिक्कों से भरा पर्स लटक रहा था और मैं भिखारियों की तरफ लापरवाही से सिक्कों से भरा पर्स लटका रहा था। सिक्के उछालता जा रहा था। मैं चांदी के सिक्कों से अपनी पत्नी के लिए वस्त्र और अपने लिए मनचाही चीज़ें खरीद रहा था। मेरे पास सोने के सिक्के भी थे, इसलिए मैं भविष्य को लेकर आश्वस्त था। मुझे चांदी के सिक्के खर्च करने में कोई डर नहीं लग रहा था। मैं बहुत ही संतुष्ट और सुखी महसूस कर रहा था। मुझे देखकर तुम यह नहीं कह सकते थे कि मैं तुम्हारा वही मेहनती मित्र हूँ। तुम मेरी पत्नी को भी नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि उसके खुशी से दमकते चेहरे पर झुर्रियों का नामो निशान नहीं था। वह एक बार फिर से उतनी ही सुंदर और खुशमिजाज लग रही थी जितनी हमारी शादी के समय लगती थी। कोबी ने कहा, सचमुच बहुत बढ़िया सपना था, परंतु इतने अच्छे सपने की वजह से तुम दुखी होकर दीवार पर क्यों बैठे हो? क्योंकि जागने पर मैंने देखा कि मेरा पर्स खाली था। मेरे अंदर विद्रोह की भावना सुलगने लगी। आओ अब इस बारे में विस्तार से बातें करें, क्योंकि जैसा समुद्री कहते हैं यात्री कहते हैं, हम एक ही नाव में सवार हैं। बचपन में हम दोनों ने धर्म गुरुओं से एक साथ शिक्षा हासिल की। किशोरावस्था में हमने साथ साथ मौज मस्ती की। बड़े होने पर साथ साथ हम दोनों गहरे मित्र बन गए। हम तो संतुष्ट लोगों की तरह रहते हैं। दिन रात मेहनत करने और अपनी पूरी कमाई खर्च करने के बावजूद हम संतुष्ट रहे हैं। इतने सालों में हमने बहुत पैसा कमाया, परंतु हमें कभी दौलत की खुशी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। इसके लिए हमें अब सपनों का सहारा लेना पड़ता है। अब मेरे मन में विचार आता है कि क्या हम गूंगी भेड़ों जितने मूर्ख हैं? हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। यात्री कहते हैं कि इतनी दौलत दुनिया में और कहीं नहीं है। हमारे आसपास बेशुमार दौलत बिखरी पड़ी है, परंतु हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, आधी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा पर्स खाली है और तुम मुझसे कहते हो मेहरबानी करके आप अपने पर्स में से 2 सिक्के निकाल कर मुझे दे दें। मैं आज रात को सामंत की दावत के बाद उधार चुका दूंगा। इसका मैं क्या जवाब दूंगा? क्या मैं ये कहता हूँ कि यह रहा मेरा पर्स, इसमें से जितने सिक्के चाहो खुशी खुशी निकाल लो? नहीं, इसके बजाय मैं ये कहता हूँ कि मेरा पर्स तुम्हारे पर्स की तरह ही खाली है। आखिर इसकी क्या वजह है?
हमारे पास धन टिकता क्यों नहीं, हम संपत्ति क्यों नहीं जोड़ पाते हैं, हम इतना ही क्यों कमा पाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें और हमारे भोजन तथा वस्त्रों की मूलभूत ज़रूरतें ही पूरी हो सके। मंजी ने कहा, और इस बारे में भी सोचो कि हमारे बेटे भी हमारे पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्या वे और उनके पुत्र भी सोने की नगरी में हमारी तरह गरीब रहेंगे? क्या उन्हें भी बकरी के दूध और दलिया से पेट भरना होगा? कूबी ने हैरान होकर कहा, वजीर मंजीर, हमारी दोस्ती को इतने साल हो चुके हैं, परंतु तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की। अब तक मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। सुबह होते ही मैं काम में जुट जाता था और अंधेरा होने तक जुटा रहता था। मैंने अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे शानदार रथ तैयार किए। मुझे आशा थी कि मेरे बेहतरीन काम को देख कर देवता किसी दिन खुश होंगे और मुझे अमीर बनने के आशीर्वाद देंगे, परंतु देवताओं ने ऐसा कभी नहीं किया। अब मुझे एहसास हो चुका है कि वे ऐसा कभी करेंगे भी नहीं, कि इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ज़मीन हो, मवेशी हो, सुंदर कपड़े हों और सिक्कों से भरा पर्स हो। इन चीज़ों को पाने के लिए मैं डटकर मेहनत करने को तैयार हूँ। इन चीज़ों को पाने के लिए मैं अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से मेहनत करने को तैयार हूँ, परंतु मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरे मेहनत का मुझे उचित पुरस्कार मिले। मैं एक बार फिर तुमसे पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है? दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, परंतु वे हमें क्यों नहीं मिलती? हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है कि हम अपनी मनचाही चीज़ें खरीद सकें? कोबी ने जवाब दिया, काश मुझे इस सवाल का जवाब पता होता तो मैं भी उतना ही असंतुष्ट हूँ जितने कि तुम। संगीत बचाकर मैं जितना भी कमाता हूँ तत्काल खर्च हो जाता है। मेरे परिवार को भूखों मरने की नौबत ना आए, मुझे अक्सर इसी योजना बनानी पड़ती है। मेरे दिल में एक प्रबल इच्छा बहुत समय से है। मैं एक ऐसा वाद्य यंत्र खरीदना चाहता हूँ जिससे मैं अपने मन में तैर रही संगीत की धुनों को सचमुच बाहर निकाल सकूं। ऐसा वाद्य यंत्र खरीदने के बाद मैं इतना बेहतरीन संगीत बजा सकता हूं जो सम्राट ने भी कभी नहीं सुना होगा। इस तरह का वाद्य यंत्र तुम्हारे पास होना चाहिए। बेबीलोन में तुमसे ज़्यादा मधुर संगीत कोई नहीं बजा सकता है। न सिर्फ सम्राट बल्कि देवता भी खुश होंगे, परंतु तुम उसे खरीदोगे कैसे? हम दोनों तो सम्राट के गुलामों कितने जितने गरीब हैं। घंटी की आवाज़ सुन रहे हो? वह देखो, सम्राट गुलाम आ गए। उसने पसीना पसीना हो रहे अंतरंगे भिश्तियों को देखा जो नदी से पानी ला रहे थे और सकरी सड़क पर बोझ लाद कर चल रहे थे। 5 गुलाम एक साथ चल रहे थे। हर एक की पीठ पर पानी की भारी मशक का बोझ लदा था। जो आदमी सबसे आगे चल रहा था उसका शरीर कितना सुगठित है। कोबी ने सबसे आगे घंटी लेकर चलने वाले व्यक्ति की तरफ इशारा किया, जिसकी पीठ पर मशक नहीं थी। साफ नजर आता है वो अपने देश में प्रतिष्ठित आदमी रहा होगा। मंजीर ने सहमत होते हुए जवाब दिया, इन गुलामों में ज़्यादातर लोग हमारी तरह हैं। लंबे और गोरे गुलाम उत्तरी देशों के हैं, हंसमुख अश्वेत दक्षिण के हैं और नाटे भूरे गुलाम आसपास के देशों के हैं। सभी गुलाम एक साथ नदी से बगीचे तक और बगीचे से नदी तक आते जाते हैं। ये लोग दिन भर साल भर यही काम करते हैं। उनके जीवन में सुख नहीं है, नहीं सुख मिलने की जरा भी आशा है। वे भूसे के बिस्तर पर सोते हैं, घटिया अनाज का दलिया खाते हैं। बेचारे गुलामों पर तरस खाओ कोबी। मुझे भी उन पर तरस आता है, परंतु तुम्हारी बातों से मैं समझ गया हूँ कि हमारी हालत भी उन्हीं जैसी है। हालांकि पहले मैं खुद को स्वतंत्र मानता था। यह सच है कोबी, हालांकि ये विचार सुखद नहीं है। हम यह नहीं चाहेंगे कि हम भी हर दिन हर साल गुलामों जैसी ज़िंदगी जिएं। काम करना, काम करना, काम करना और इसके बाद भी कोई प्रगति, कोई तरक्की नहीं होना। कोबी ने पूछा, क्या हम ये पता नहीं लगा सकते कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? इसके बाद शायद हम भी उसी तरीके पे चलकर अमीर बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दौलत का रहस्य जानता हो, वह हमें बता दे तो शायद हम भी उस रहस्य को सीख सकते हैं। बंजर ने सोचते हुए जवाब दिया। कोबी ने सुझाव दिया, आज ही मुझे अपना पुराना मित्र अरकाद दिखा था। वो अपने सुनहरे रथ पर सवार था। उसने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया जिस तरह बाकी अमीर लोग करते हैं। इसके बजाय उसने अपना हाथ मेरी तरफ हिलाया ताकि सब लोग ये देख लें कि वह संगीतकार कोबी का मुस्कुराकर अभिवादन कर रहा है। बंजर ने कहा, लोग कहते हैं कि अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। कोबी ने जवाब दिया, इतना अमीर कि सम्राट भी खजाने के लिए समय समय पर उसकी मदद लेता रहता है। बंजीर बीच में बोल पड़ा, इतना अमीर? अगर वह मुझे कहीं रात में अंधेरे मिल जाए तो मुझे डर है कि मेरा हाथ उसके मोटे पर्स पर चला जाएगा। कोबी ने झड़कते हुए कहा, बकवास। इंसान की दौलत उसके पर्स में नहीं होती है। अगर पर्स में लगातार धन न आए तो मोटे से मोटा पर्स भी जल्दी खाली हो जाएगा।
अरकाद की आमदनी इतनी ज़्यादा है कि वो कितना भी दिल खोल के खर्च करे उसका पर्स हमेशा भरा रहता है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद और भी रोचक बातें इसमें आएंगी। अब थोड़ा सोचें विचार करें, इतना सुने, अपने लाइफ में इसको थोड़ा सा देखें कहाँ तक ये चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट चैप्टर में इसके जो अमीर बनने के रहस्य चालू हो जाएंगे वो मैं आपके सामने इस बुक के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।